सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा वर्क का सीरीज अभी चल रहा है और वर्क के सीरीज में हमने आपको बताया था कि वर्क को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है मेन वर्क और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्क या हेल्पिंग वर्क। तो मेन वर्क में हमने पढ़ा कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का यूज कैसे होता है। एक्सिलरी वर्क में हम पढ़ चुके हैं कि बी, हैव और डू कैसे ये तीनों प्राइमरी और ऑक्सिलरी यानी मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में और भी बहुत सारे तरीके कैसे यूज होते हैं सेंटेंसेस में। तो पिछले सारे वीडियोस आप देखिए। आज का जो वीडियो बनने जा रहा है वो है मोडाल एक्सिलरीज के ऊपर, जिसको लोग मॉडल एक्सिलरीज बोलते हैं, मोडाल्स बोलते हैं। हेल्पिंग, ये भी एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है और बहुत रेयरली इसको जो है हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। अदरवाइज इसका जो मेन यूज होता है दैट इज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो मॉडल एक्सिलरीज के बारे में या मोडाल्स के बारे में एक बात मैं बताना चाहती हूं कि अब देखिए क्या होता है कि इसका यूज जो है बचपन से स्कूलों में कैसे पढ़ते आ रहे हैं। स्कूलों में हम जैसे पढ़ रहे हैं कि भाई क्लासेस जैसे जैसे आपके आगे बढ़ते जा रहे हैं यानी 5th, 6th, 7th, 8th, उसमें क्या होता है ये सारे जो मॉडल्स है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। कभी कैन, कुड या मे, माइट या शैल, शुड, इसके बारे में बताया जाता है। तो बच्चे जो है वो लाइफ लॉन्ग कंफ्यूज्ड रहते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी उनको ठीक से समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ये मॉडल्स का यूज होता कैसे है। तो आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि मॉडल्स का कोई एक पर्टिकुलर यूज नहीं होता कि आप कह नहीं सकते कि कैन को आप यहां लगा सकते हैं तो मे को आप यहां नहीं लगा सकते। तो ये पूरा का पूरा जो यूजेज होता है उसका वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के रेफरेंस के ऊपर, यानी किस तरह आप सेंटेंस को बोल रहे हैं और कहीं भी ये मॉडल्स जाके वहां फिट बैठ सकते हैं। ये नहीं होता कि पर्टिकुलरली जो है आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कैन यूज करेंगे तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में मे यूज कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो मॉडल्स है पहले आप देख लें, पता नहीं मेरा कैमरा वहां तक जा रहा है कि नहीं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, और, डेयर, हैव टू और नीड। एक और है नीड टू। तो ये सारे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि सारे वीडियोस में आपको कैन, कुड का यूज, मे, माइट का यूज इस तरह से पढ़ाया जाता है। तो मेरा तरीका कुछ अलग है। हम देखेंगे खुद सेंटेंसेस बोल बोल के कैसे हम ये सारे मॉडल्स को यूज करते हैं और आप खुद देखेंगे कि कहां पे जाकर ये फिट बैठ जाता है। तो इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अच्छे से जान लीजिए कि मॉडल्स जो होता है उसको जो है किसी टेंस में हम टेंस के अकॉर्डिंगली उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी वर्ब की तरह जैसे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब था बी, हैव, डू, उसको हम जो है सब्जेक्ट के जैसे पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंगली बदल सकते थे। इसको जो है हम इसका सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, टेंस, जेंडर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी मॉडल्स स्वतंत्र होते हैं। इसको हम नॉन फाइनाइट भी कह सकते हैं या नो फाइनाइट भी कह सकते हैं। यानी जो है इसका सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम पास्ट टेंस में चेंज नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि आई कैन गो, सो आई। आप यहाँ पे एक बात अगर मैं आपको बता दूं कि मैंने बोला कि इसको हम पास्ट टेंस में चेंज नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते ही मस्ट गो तो ही मस्ट के साथ एस लग गया ही के साथ, या फिर हम ही मस्टेड गो, इस तरह हम नहीं बदल सकते इसको। तो अब बहुत से बच्चे जो है ये समझते हैं कि कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, विल का पास्ट टेंस वुड होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यानी मॉडल्स के कोई भी पास्ट टेंस नहीं होते हैं।
जब आप किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तब वहां पे हम जैसे कैन को हम कुड में चेंज कर देते हैं, विल को हम वुड में चेंज कर देते हैं, कि जिसको पास्ट टेंस में चेंज करना नहीं कहते। अगर आप पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो ये बताइए कि फिर आपका फ्यूचर टेंस कहां गया? यानी फ्यूचर भी तो होना चाहिए। जब हम किसी सेंटेंस को, किसी वर्ब को चेंज करते हैं प्रेजेंट में, तो पास्ट में, तो उसका एक फ्यूचर भी होता है ना। तो फिर हम विल कुड क्यों नहीं कह सकते? फिर हम विल विल या शैल में क्यों नहीं बोल सकते? तो इसका कोई जो है फ्यूचर या पास्ट टेंस नहीं बनता। सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हम उसको उस जगह पर बैठा देते हैं और लोग समझते हैं कि इसका पास्ट टेंस होता है। तो ये नई बात है, आपको पता नहीं, पहले से पता था कि नहीं, कोई बात नहीं, आप देखिए आराम से मेरे वीडियो को और समझने की कोशिश करिए कि कैसे हम इस सारे मॉडल एक्सिलरीज को सेंटेंस में यूज करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका यूज जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। मैंने जैसे आपको लिखा, जैसे मैंने लिखा आई कैन डू दिस। अब यहां पे देखिए कैन हेल्पिंग वर्ब है और डू मेन वर्ब है। लेकिन इसको हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हमने बोला यस यू कैन, अब यहां पे मैंने आगे नहीं लिखा, सिर्फ मैंने बोला यस यू कैन, मैंने पूरा नहीं लिखा यस यू कैन डू इट। यानी पहले वाले सेंटेंस में जो है, अगर किसी ने रेफरेंस दिया कि आई कैन डू दिस या आई कैन नॉट डू दिस, तो हम इसको कह सकते हैं यस यू कैन। अब डू दिस लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया कि ध्यान रखिए कि ये जो है मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है, बट वेरी रेयरली, बहुत कम यूज होता है। इसका मेन यूज जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब बनने में। तो जैसे यहाँ पे आई कैन डू दिस में यहाँ पे ये हेल्पिंग बना है और ये मेन बना है। ठीक है, ये तो एक बात थी आपको बताना। दूसरा चीज जो मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ आपको कि मॉडल्स जो होते हैं हमेशा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेती है। चाहे आप कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड जो भी यूज करें, इट विल ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये अपने साथ लेती है और ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और इसके साथ जो है बेयर इंफिनिटिव यूज होता है। अब बहुत से बच्चे जो है बेयर इंफिनिटिव क्या होता है इसका मतलब नहीं जानते। इंफिनिटिव होता है 2 + V1, और जब हम 2 को हटा देते हैं और सिर्फ V1 लगाते हैं सेंटेंस में, तो उसको बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। अब देखिए मैं इसको लिख के बता रही हूं। अगर मैंने लिखा ही माइट टू अटेंड द ऑफिस, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा ही माइट अटेंड द ऑफिस। अब देखिए कौन वाला सही है। इसमें ही माइट टू अटेंड द ऑफिस जो है दैट इज रॉन्ग। यानी ये टू अटेंड हो गया इन्फिनिटिव, और जब हम सेंटेंस में जब हम ये क्या कहते हैं मॉडल एक्सिलरी लगाते हैं तो हम इसके साथ टू नहीं लगाते, तो बेयर इन्फिनिटिव लगता है। यानी टू हट गया तो इसको कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, ही माइट अटेंड द ऑफिस, दिस इज द राइट, इसी को कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। और जब हम टू को नहीं लगाते, यानी अटेंड के पहले अगर हमने टू को हटा दिया तो ये हो गया बेयर इन्फिनिटिव। तो ये तीसरा जो चीज मैंने आपको बताया इसके बारे में कि पहला तो है कि इसका कोई पास्ट टेंस नहीं बनता, कोई फ्यूचर टेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर पास्ट बनेगा तो फ्यूचर भी बनना जरूरी होता है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है।
थर्ड इसके बारे में मैंने बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब बनती है हमेशा और बहुत रेयरली मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। फोर्थ थिंग मैंने बताया कि इट ऑलवेज टेक बेयर इन्फिनेटिव, यानी टू हटा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये लेती है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर जो है क्या क्या चीजें हैं। जब हम कोई बात करते हैं तो हमारे बोलने के ढंग में बहुत सारी चीजें प्रकट होती हैं और उन चीजों को हम बता रहे हैं। मैं आपको इस तरह नहीं पढ़ाऊंगी कि कैन के यूज में इतने आएंगे तो मे के यूज में ये आ सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम बहुत सारे मॉडल एक्सुलरीज को अपने सेंटेंस में शामिल करते हैं, है ना। तो अब देखिए ये क्या क्या दिखा सकता है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला तो देखिए ये एबिलिटी दिखाता है। अब एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी का मतलब होता है सामर्थ्य। ठीक है, किसी के शरीर में कितनी शक्ति है या किसी के अंदर कितना सामर्थ्य है कुछ काम करने का। ठीक है, अब ये जो है एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एबिलिटी के साथ साथ ये कैपेसिटी भी दिखाती है। अब कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी होता है क्षमता। ठीक है, अब वो क्षमता जो है ये किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है। जैसे अगर हम कह सकते हैं एबिलिटी के बारे में, एक मिनट पहले मैं वहां पर आ रही हूँ, एक एक चीज आपको बता दूं कि क्या क्या दिखाता है मॉडल्स। तो ये एबिलिटी दिखा सकती है, ये कैपेसिटी दिखा सकती है, कैपेसिटी के बाद ये सजेशन दिखा सकती है, सजेशन यानी सुझाव, ये परमिशन दिखाती है, परमिशन यानी क्या होता है? आज्ञा या अनुमति आप कह सकते हैं। ये रिक्वेस्ट दिखाती है, यानी हम किसी को निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ये ओपिनियन दिखाती है, यानी कि विचार भी प्रकट करती है। उसके बाद ये कमांड दिखाती है। अब कमांड भी क्या होता है? जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, तो वो भी दिखाती है। ये प्रोहिबिशन दिखाती है। प्रोहिबिशन का मतलब है निषेध या मना करना। किसी चीज के बारे में अगर कोई मनाही है तो ये प्रोहिबिशन भी दिखाती है। हिंदी में हम इसको निषेध बोलते हैं या मनाही बोलते हैं। ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज दिखाती है, यानी भविष्य में कोई संभावित नहीं रुकिए, भविष्य में कोई संभावित यानी ये होने वाला है, इसके बारे में संभावना यानी फ्यूचर में कोई चीज की पॉसिबिलिटीज होती है उसके बारे में भी बताती है। अब आपको मैं अभी ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा मॉडल ये बताता है, मैं जब आपको सेंटेंस में यूज करके बताऊंगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये सारी चीजें कब और कहां कैसे दिखाई जाती है, और वो बात के रेफरेंस से ही आप समझ जाएंगे। ये प्रेडिक्शन भी दिखाती है। अब प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी, या किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं कि ऐसा जो है हो सकता है यानी भविष्य में, तो इसको कहते हैं प्रेडिक्शन। तो ये प्रेडिक्शन भी दिखाती है। ये प्रॉमिस भी दिखाती है, यानी वादा करना। इसके बाद ये एक्सपेक्टेशंस दिखाती है, यानी उम्मीद, किसी चीज का हम उम्मीद करते हैं किसी से। फिर ये कॉशन दिखाती है, यानी सचेत करना। इंटेंट का मतलब होता है इरादा दिखाता है। ये जो है रिग्रेशन भी दिखाती है। अब रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? जब आप पछताते हैं, तो ये भी दिखाता है। फिर इसके बाद ये कंपल्सन दिखाती है, यानी बाध्यता दिखाती है। उसके बाद जो है नेसेसिटी दिखाती है, यानी आवश्यकता दिखाती है। कभी कभी ये डाउट भी दिखाती है, यानी संदेह दिखाती है। और डिटर्मिनेशन भी दिखाती है, यानी दृढ़ संकल्प, या किसी चीज के बारे में जब आप संकल्प लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और डेयर, हैव टू। अच्छा, अगर एबिलिटी की हम बात करें यानी योग्यता की हम बात करें, तो अगर मैंने सेंटेंस में आपको बोला कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम बात कर सकते हो इंग्लिश में? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस बैग, यू नो इट इज नॉट वेरी हैवी,
ये मैं इस बैग को उठा सकता हूँ, बहुत भारी थोड़ी है, आई कैन लिफ्ट दिस बैग, यू नो। कभी कभी हम ये भी बताते हैं कि भाई हम जो है, मैंने अभी नया नया गाड़ी चलाना सीखा, तो मैं जो है अब किसी को स्टेशन ले जाना है, ड्राइवर नहीं आया है और किसी को पता नहीं कि मैंने गाड़ी सीखी है, तो मैं ये भी बता सकती हूँ आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकती हूँ। यानी मैंने बताया कि मैं कार चलाना जानती हूँ, तो ये भी मैं बता सकती हूँ आई कैन ड्राइव द कार। तो आई विल टेक देम, मैं उसको ले जाऊंगी उन लोगों को, आई विल टेक देम टू द स्टेशन, मैं उनको स्टेशन ले जाऊंगी बिकॉज आई कैन ड्राइव द कार, तो मैं कार चलाना जानती हूँ। जो आपके फिजिकल सामर्थ्य को जो है वो भी दर्शाता है, उसके साथ साथ ये भी दर्शाता है, एबिलिटी दिखाती है किसी काम को करने की क्षमता। ठीक, आपने अपनी योग्यता को बोला कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रीड ऑल्सो, आई कैन राइट ऑल्सो, आई कैन राइट ऑल्सो। तो यहाँ पे आप अपनी योग्यता या एबिलिटी या क्षमता को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एबिलिटी और क्षमता को दिखाने के लिए ज्यादातर हम कैन का यूज करते हैं, बट कभी कभी जब पास्ट की एबिलिटी को दिखाना है तो भी हम ऐसा कह सकते हैं, या व्हेन आई वाज अ चाइल्ड यू नो आई कुड स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। जब मैं बच्चा था तब मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकता था। नाउ आई डोंट नो, अभी मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं अभी इतना एक्सपोजर मुझको मिलता नहीं है। या फिर आई कुड सिंग वेरी वेल यू नो, जब व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं बहुत अच्छा गाता था जब मैं बच्चा था। तो ये भी आपकी आ गई कि किसी चीज को करने की क्षमता पास्ट में या फ्यूचर में, दोनों में कैन दिखा सकता है एबिलिटी। ठीक है, कभी कभी हम सजेशन लोगों को देते हैं तो भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने बोला लुक योर ब्रदर इज नॉट रिकवरिंग, तुम्हारा भाई ठीक नहीं हो रहा है, तो यू कैन गो टू अनदर डॉक्टर यू नो। कभी कभी हम सजेशन को इस तरह भी दिखा सकते हैं, maybe you can get good marks if you join this coaching, maybe you can recover if you go to this doctor। तो ये इस तरह का जो है हम सजेशन भी दे सकते हैं किसी को। so you can go to this doctor you know, I know him very well, he can cure you। मैं उस डॉक्टर को जानती हूँ, उस डॉक्टर, so you can go to him, वो तुम जा सकते हो। you can get good marks you know if you join this coaching you know। अच्छा, अब आइए परमिशन की बात कर ले। तो परमिशन में क्या होता है भाई, ज्यादातर हम जानते हैं कि जब हम क्लास में बचपन से हमने पढ़ाई की, जब हम क्लास के अंदर जाते हैं तो हम कहते हैं मे आई कम इन। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा फॉर्मल जो है परमिशन मांगना होता है कि मे आई कम इन। लेकिन मे की जगह जो है हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, बट दैट वुड बी इनफॉर्मल यू नो। जैसे हम कह सकते हैं can I take your pen, या can I take your bicycle for one day, क्या मैं तुम्हारी साइकिल को एक दिन के लिए ले जाऊं, या may I enter the room, क्या मैं कमरे के अंदर आ सकता हूं, may I come in, may I have a। अब अगर आप बैंक में जाते हो, ठीक है, अब बैंक में जो है आपको एक कागज और पेन की जरूरत है, perhaps you want to write a letter, आपको एक पत्र लिखना है और आपको एक कागज और पेन की जरूरत है, तो आप ऐसा कह सकते हैं मे आई हैव अ पीस ऑफ पेपर प्लीज। तो वहां पे जो है आप बिल्कुल फॉर्मल हो गए, यानी बैंक में गए हैं या फिर रेलवे में गए हैं टिकट बुक कराने के लिए, वहां पे आपको कुछ लिखना है, तो आपने जो है रिजर्वेशन जो वो होती है ना, फॉर्म होती है, उसको आपने मांगा, तो आपने कहा मे आई हैव अ प्लीज, मे आई हैव द रिजर्वेशन व्हाट यू कॉल फॉर्म। इस तरह का जो है मे का ज्यादातर यूज जब आप करेंगे तो ये फॉर्मली होता है, लेकिन कैन को हम अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। कैन आई टेक दिस यू नो, आई एम रियली हंग्री टुडे, कैन आई टेक वन पराठा फ्रॉम योर टिफिन। सो कैन को जो हम बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं, और इसके साथ ही हम कुड का भी यूज कर सकते हैं। कुड आई टेक वन पेंसिल ऑफ योर्स, कुड यू प्लीज शो मी द पाथ, कुड यू प्लीज टेल मी योर एड्रेस। या फिर कभी कभी वुड को भी परमिशन के रूप में ले लेते हैं, वुड यू बी काइंड इनफ टू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्या मुझे स्टेशन का बता सकते हैं। या वुड यू प्लीज टेल मी हाउ टू गेट इन टू दिस थिंग,
आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे इसके अंदर जो है जाया जाए, या कैसे इसको करा जाए इस चीज को, या वुड यू प्लीज हेल्प मी टू डू दिस सम, क्या उसको अब इस सम को करने में आप हेल्प करेंगे? कुड यू प्लीज could you please show me your bag, या कभी कभी हम ऐसा कर सकते हैं, could you allow me to go inside the theater because I want to see the shooting which is going on. कोई शूटिंग चल रही है और आप परमिशन लेना चाहते हैं अंदर जाने के लिए क्योंकि आपको हीरो हीरोइन को देख रहा है. Could you please give me the permission to go inside the theater? या would you be kind enough to do this thing? तो यहाँ पे देखिए could you या would you या can या may, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सेंटेंस आप बोलते हैं. लेकिन अब जो है एक बात आप ध्यान रखिए कि कोई पर्टिकुलर जो है वो नहीं होता है कि आपको ये लगे कि इस सेंटेंस में हमको यहाँ पे यही बोलना है, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा फॉर्मली बात करते हैं until and unless they are not in the office. पहली बार अगर ऑफिस में नहीं है तो कोई बात नहीं, या अदरवाइज जो है आप एक साथ यात्रा कर रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति आपके लिए जो है सड़क पर जा रहे हैं, आपको कुछ चीज की जरूरत है, या कुड आई टेक द लिफ्ट, क्या मुझे लिफ्ट, कैन यू गिव मी द लिफ्ट प्लीज, क्या मुझे आप लिफ्ट दे सकते हैं, या कैन यू ड्रॉप मी टू दैट प्लेस, क्या आप मुझे वहां पर छोड़ सकते हैं. तो इस तरह का सेंटेंस बहुत आम हो गया है आजकल और बहुत इनफॉर्मल है और आपको अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं. तो इसका कोई पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहाँ पे कैन बोलेंगे तो वहां पे कुड बोलेंगे. आजकल के जो नॉर्मल लैंग्वेज है वहां पे जो है कैन को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. कैन आई डू दिस, कैन आई ईट दिस, या कभी कभी अपने जो है घर में भी आप कर सकते हैं. सपोज कि जो है एक डाइनिंग टेबल में फ्रूट्स रखे हैं या कुछ ऐसा रखा है जिसको आप खाना चाहते हैं, आपको पता है कि जो है वो रखा हुआ है सबके लिए, तो आपने एक टुकड़ा लिया. कैन आई हैव द पीस ऑफ केक, सो कैन आई ईट दिस, मॉम कैन आई ईट दिस, कैन आई, इस तरह का सेंटेंस. या अपने पिताजी से आपने बोला अपने पापा से, पापा कैन आई टेक योर मोटरसाइकिल फॉर टुडे. तो इस तरह का जो है सेंटेंस या परमिशन देने के लिए हम कहते हैं. अब आ गया रिक्वेस्ट. अब रिक्वेस्ट जब आप करते हैं तो इस तरह है, परमिशन और रिक्वेस्ट जो है ये जो है एक ही चीज है. आप इस तरह कह सकते हैं. जैसे अब कभी कभी जो अपने घर में अपनी छोटी बहन से काम करवाना चाहते हैं तो भी आप कह सकते हैं, प्लीज कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, आई एम वेरी टायर्ड अप, मैं बहुत थकी हूँ, क्या तुम मुझे एक ग्लास पानी दे सकती हो, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब देखिए एग्जामिनेशन के दृष्टि से हार्ड एंड फास्ट रूल को फॉलो किया जाता है, लेकिन अगर आप जनरल बात करते हैं, रोज की जिंदगी में बात करते हैं, तब वहां पे आपको कोई कैन, कुड, मे, माइट तो नहीं, तब वहां पे कोई आपको कैन, कुड और उसके बाद वुड और मे इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा. एग्जाम जब तक आप एग्जाम नहीं दे रहे, लेकिन हाँ अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट यूजिंग दोज थिंग्स. ठीक. अब देखिए ओपिनियन आप कैसे देते हैं. ओपिनियन अपने बारे में जब आप किसी के बारे में विचार प्रकट करना चाहते हैं, अपने विचार, तो आप कह सकते हैं जैसे कोई मीटिंग में गए हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि I think you will this meeting will not last long, ठीक है, या I think you should do this thing, आपको ये करना चाहिए. अब मीटिंग में आप जो है अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तो ज्यादातर हम सुट के साथ भी करेंगे, या डायरेक्टली हम कहना चाहते हैं कि दिस विल नॉट हैपन, एंड आई थिंक दैट दिस एजेंडा शुड बी इंक्लूडेड इन द मीटिंग. तो इस एजेंडा को मीटिंग में शामिल किया जाना चाहिए. एंड कभी कभी आप मस्ट भी लगा सकते हैं. तो आई थिंक वी मस्ट गैदर टुगेदर टू हैव द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. हमें जो है प्रेसिडेंट का ओपिनियन देना चाहिए. तो इस तरह से ओपिनियन देने में भी आप मस्ट है, शुड है, कभी कभी डायरेक्टली आप विल वो भी लगा सकते हैं. जैसे इट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा, आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट अनदर थिंग, हमें और दूसरी चीज के बारे में सोचना चाहिए, तो ये जो चीज है ये काम नहीं करेगा. तो अपने विचार को जब आप प्रकट करते हैं तो भी आपको जो है ये विल है, मस्ट है, शुड है, इस तरह के जो है मॉडल्स आप यूज कर सकते हैं.
अब आइए कमांड के बारे में। कमांड यानी जब आप किसी को ऑर्डर करते हो, जैसे आपने बोला कि यू मस्ट नॉट डू दिस, रिमेंबर, याद रखो तुमको ये चीज करना नहीं है। यू विल डू दिस, तुमको ये करना है। आई एम टेलिंग यू, यू विल डू दिस। आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, तुम ये करोगे क्योंकि मैंने बोला है। आई एम टेलिंग यू, यू विल डू इट। या तुमको ये करना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस। यू आर कमांडिंग समबडी, यू नो, किसी को आप कमांड कर रहे हैं। यू शुड ओपन द विंडो, गो एंड टेक आउट द कार एंड आई एम कमिंग, तुम गाड़ी निकालो, मैं आ रहा हूं। सो यू विल वाइप द कार, कार को पहले पोछो, साफ करो, क्लीन द कार। इस तरह का जब आप कमांड देते हैं तो भी जो है हम प्रोहिबिशन का यूज हम कैसे करते हैं, जब आप किसी चीज की मनाही होती है। जैसे मैंने बोला, यू शुड नॉट, यू मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज हियर। यहाँ पे जो है गार्बेज या कूड़ा आप फेंकेंगे नहीं, ठीक है। यू मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज हियर, दिस प्लेस इज यू नो this is a clean place, so you are not supposed to throw garbage here, you must not throw garbage here। या कभी कभी किसी घर के सामने अगर लिखा होता है कि you should not park here, you are not supposed to park here। तो इस तरह का जो है सेंटेंस, जैसे किसी घर के बाहर अगर पार्किंग करने का मनाही हो तो ये भी होता है, यू शुड नॉट पार्क योर कार हियर, अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क मत कीजिए। तो प्रोहिबिशन यानी मनाही, यहाँ पर गंदगी मत करिए। डोंट थ्रो द गार्बेज हियर, ओके। डोंट स्पीक इन द स्टेयर्स, सीढ़ी पर मत थूको। तो इस तरह की कई चीजें जो होती है जिसमें मनाही होती है, प्रोहिबिशन होता है, उसमें हम जो है इसको करते हैं। प्रोहिबिशन में और भी कई चीजें होती हैं, जैसे अगर एग्जाम चल रहा है और आपने जो है अपने सामने वाले को कागज सरकाया और जो है विजिलेटर की नजर पड़ गई आप पर, तो कहेंगे यू मस्ट नॉट चीट, यानी जो है कॉपी करना, चीटिंग करने का मना ही है। सो या यू विल नॉट स्पीक इन द क्लासरूम, तुम क्लास में बात नहीं करोगे। तो यहाँ पे कई चीजें होती है, यानी मनाही जब होती है तो यहाँ पे हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। यू शुड नॉट डू दिस, यू मस्ट नॉट डू दिस, यू विल नॉट डू दिस। तो इस तरह का ये डिपेंड करता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि किस तरह का कॉन्टेक्स्ट है, उसी के ऊपर हम मॉडल्स को यूज कर लेते हैं। अब देखिए फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो होती है, यानी भविष्य में संभावना। जैसे अब जो है चाइना में कोरोना फैला हुआ है, तो हम जो है फ्यूचर पॉसिबिलिटी यहाँ पे कर लेते हैं कि इट माइट ब्रेक आउट इन आवर सिटी ऑल्सो, यू नो, इन आवर कंट्री ऑल्सो। यानी कोरोना की बात हो रही है कि इट माइट ब्रेक आउट इन आवर कंट्री ऑल्सो। अब माइट यहाँ पर मैंने दिया तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी होता है, यानी अगर हमने कहा इट मे ब्रेक आउट तो इसकी संभावना ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैंने बोला इट माइट ब्रेक आउट, तो माइट मतलब जहां पर कम संभावना होती है वहां पर हम माइट का यूज कर लेते हैं। इट माइट ब्रेक आउट इन आवर सिटी ऑल्सो, पीपल माइट फॉल इल, लोग बीमार पड़ सकते हैं। या कभी कभी जब बारिश के बारे में हम कह सकते हैं कि इट माइट रेन टुडे, नो, सीइंग द स्काई इट सीम्स दैट इट माइट रेन टुडे। आकाश देखकर तो ऐसा लगता है कि आज जो है बारिश होगी। सो जब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होती है तो हम माइट का यूज कर लेते हैं। या कभी हम डायरेक्टली कह सकते हैं इट मे रेन टुडे, ना, आज बारिश हो सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा काले बादल दिखाई दे रहा है। सो इट मे रेन टुडे। कभी कभी हम कैन भी बोल सकते हैं इट कैन रेन टुडे, यू नो। तो अब कभी कभी ऐसा भी बोल लेते हैं कि भाई देखो बादल तो दिख रही थी और बारिश अभी तक हुई नहीं, तो हम कह सकते हैं यू नो अब देखो बारिश हुई नहीं तो शाम हो गया लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है, सुबह से हम उम्मीद लगा के बैठे थे, तो हम कह सकते हैं कि इट शुड हैव रेन्ड, यू नो, लेकिन अभी तक तो बारिश हुई नहीं। तो इस तरह जो है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हम दिखा सकते हैं। अब आइए प्रेडिक्शन और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज करीब करीब एक ही चीज होती है। जैसे ही इज नॉट स्टडिंग नाउअडेज, अभी वो पढ़ नहीं रहा है तो ही माइट फेल एट द एग्जामिनेशन, वो फेल हो सकता है बिकॉज ही इज नॉट गिविंग हिज 100% टू द थिंग विच ही नीड टू डू। तो वो जो है जो करना चाहता है वो कर नहीं रहा है तो ही माइट फेल। प्रेडिक्ट हम कर रहे हैं कि वो फेल हो सकता है, ये प्रेडिक्शन है एक तरह का।
या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आई एम 100% श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स टुडे, बिकॉज जब आपने देखा किसी को मेहनत करते हुए काम करते हैं तो आप यहाँ पे प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। आई एम श्योर दैट यू विल गेट गुड मार्क्स टुडे, यू मे गेट गुड मार्क्स टुडे, या यू विल गेट गुड मार्क्स टुडे, या यू माइट गेट गुड मार्क्स। माइट जब लगा रहे तो संभावना कम हो जाती है, अदरवाइज जो है आप विल और शैल को भी प्रेडिक्शन के रूप में रख सकते हैं। जैसे अगर भाई आपको नहीं पता है कि वो श्योर में पास होगा कि नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं ना, यू विल गेट गुड मार्क्स, यू नो आई एम 100% श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे ये प्रेडिक्शन ही तो है, जो आप जो है अंदेशा लगा रहे हैं और जो है आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं चीजों को। अब आइए प्रॉमिस। प्रॉमिस कैसे करेंगे हम? जब आप कहेंगे आई विल डू इट, look, this time I will bring good marks, I will do it, certainly I will do it, absolutely I will do it, है ना? So absolutely I am going to get good marks. So यहाँ पे जो है मे बी कि आप थोड़ा सा एडवर्ब लगा के certainly, absolutely जो है इस तरह आप एडवर्ब लगा दे के जो है सेंटेंस को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है विल को थोड़ा प्रेशर डाल के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम प्रॉमिस भी कर सकते हैं, आई विल डू इट, डोंट वरी, दिस टाइम आई विल डू इट। यानी आपका एक डिटर्मिनेशन भी कहला सकता है इसको। आप कह सकते हैं कि ये डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस है, यानी आप 100% श्योर है कि इस बार आप अच्छा नंबर लाके रहेंगे। अगर जब आप कहते हैं आई विल डू इट, तो इससे आपकी जो है एक जो है दृढ़ संकल्प या डिटर्मिनेशन या फिर आपका प्रॉमिस का भाव भी प्रकट होता है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है जब आप उम्मीद करते हैं किसी से। एक्सपेक्टेशन में आप कह सकते हैं आई नो दिस टाइम ही विल डू गुड इन हिज करियर। मैं उसको पैसा दे रही हूं बट आई एम श्योर 100% श्योर दैट दिस टाइम ही विल डू गुड इन हिज स्टडी, या ही मस्ट डू गुड इन हिज करियर एंड ही हैज प्रॉमिस्ड मी ही विल डू गुड इन हिज करियर। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशन या उम्मीद लगाते हैं, या ही शुड हैव डन दिस, उसको ये करना चाहिए था, तो आप उम्मीद लगा के बैठे किसी चीज को। आप कह सकते हैं ना कि भाई जो है उसको ये चीज करना चाहिए था, मेरी उम्मीद में ये थी कि वो करेगा, आई थॉट दैट ही वुड डू इट, है ना, बट ही डिड नॉट डू इट। तो मैंने सोचा कि वो उसको करेगा लेकिन उसने किया नहीं। या ही शुड हैव डन इट, उसको ये चीज करना चाहिए था लेकिन उसने किया नहीं। या ही विल डू इट, वो जरूर करेगा इस चीज को। तो एक्सपेक्टेशन यानी जब आप उम्मीद लगाते किसी चीज को, तो आप इसको मस्ट से भी बोल सकते हैं, विल से भी बोल सकते हैं, वुड से भी बोल सकते हैं, शुड से भी बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं ना। देखिए फिर से मैं इस लाइन को बता रही हूं कि एक्सपेक्टेशन में आप कैसे बोलेंगे। ही will do it certainly will do it, वो जरूर करेगा। या he should have done it, उसने जो है आपके एक्सपेक्टेशन के अनुरूप काम नहीं किया लेकिन उसको ये करना चाहिए था। he should have done it, यू नो, शुड के साथ आप हैव लगा दे तो ये हो जाएगा, मतलब उसको ये करना चाहिए था लेकिन उसने किया नहीं एक्सपेक्टेशन में। या he will must do it। अब आइए कॉशन। कॉशन माने जब आप किसी को जो है किसी चीज के बारे में कॉशन करते हैं, यानी चेताते हैं, यानी सतर्क करते हैं। यू नो, जैसे आग जल रही है तो आपने कहा यू मस्ट नॉट गो नियर द फायर, या आपको जो आग के पास जाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट इन्वेस्ट योर मनी देयर, यू नो, आप उसको किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि यू शुड नॉट इन्वेस्ट योर मनी इन दिस फ्यूटाइल थिंग, यू नो, इस बेकार की चीज में, बेकार के बिजनेस में तुम अपना पैसा तुमको बर्बाद नहीं करनी चाहिए। रिग्रेशन का मतलब होता है जब आप पश्चाताप करते किसी चीज के बारे में, तो आप कैसे ऐसे कर सकते हैं, यानी जब आप किसी चीज को आप से करने की उम्मीद थी लेकिन आप उस चीज को कर नहीं पाए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं सॉरी आई कुडंट मेक इट, आई कुडंट डू इट, आई कुडंट गो देयर, मैं जा नहीं सकी। या आप कह सकते हैं ज्यादातर ये होता है कि आई कुडंट मेक इट, यानी मैं उसको कर ना सका, है ना। तो यहाँ पे रिग्रेशन का भाव भी आ सकता है। फिर कंपल्सन हो जाता है, बाध्यता, आई मस्ट डू दिस थिंग बिकॉज माई पेरेंट्स टोल्ड मी टू डू दिस, आई मस्ट डू दिस थिंग। या कभी कभी जो है नेसेसिटी हो जाती है, आई मस्ट
earn the money, because if I don't earn money, my family will go hungry. मेरा परिवार जो है भूखा रहेगा. So I must work hard. तो यहाँ पे अनिवार्यता हो जाती है. या आप कह सकते हैं, देखिए कि आई मस्ट वेयर द हेलमेट. जब यहाँ पे एक जो है अनिवार्यता हो जाती है, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं, आई मस्ट वेयर द हेलमेट, अदरवाइज आई वुड बी फाइंड. यानी मुझे फाइन लगेगा. सो आई मस्ट वेयर दिस, आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट नॉट डू दिस. हमको ये नहीं करना चाहिए. वी शुड फॉलो द ट्रैफिक द रूल्स. यहाँ पे शुड भी आ जा सकता है. यानी हमको जो है while ड्राइविंग द कार वी मस्ट नॉट टॉक ऑन द फोन. हमको फोन पर बात नहीं करना चाहिए. वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल. यहाँ पे शुड आ गया. वी मस्ट डू थिंग. तो यहाँ पे कंपल्सन, नेसेसिटी, कुछ भी आ सकता है. कंपल्सन का मतलब होता है जब आप बाध्य हो जाते किसी चीज को करने के लिए. तो उसके बाद होता है डाउट. अब डाउट क्या होता है? संदेह. संदेह किस समय आप कह सकते हैं? जैसे आई थिंक दैट पर्सन कुड बी द कल्प्रिट. मेरे ख्याल से वो व्यक्ति जो है दोषी हो सकता है. आई थिंक दैट कुड बी द पर्सन हु हैज डन दिस. मेरे ख्याल से वो व्यक्ति हो सकता है जिसने ऐसा किया. इट कुड बी मी, मैं हो सकती हूँ. इट कुड बी यू, तुम हो सकते हो. तो यहाँ पे जो है डाउट का भाव भी होता है. फिर डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को दृढ़ संकल्प से करना चाहते हैं तो डिटर्मिनेशन कहते हैं. आई विल डू इट, डेफिनेटली आई विल डू इट. मैं अवश्य ही करूंगा. आई विल पास दिस ईयर, आई एम टेलिंग यू, आई विल पास दिस ईयर. आई मस्ट पास दिस ईयर. For every time, every year, I've not been passing the exam. So this year I must pass the exam. So यहाँ पे ये डिटर्मिनेशन भी आ जाता है, जहाँ पे आप विल और शैल दोनों लगा सकते हैं. तो एक चीज हो जाता है जो यहाँ पे आपका ड्यूटी या कमांड भी है, जहाँ पे शायद मैं लिखना भूल गई हूँ. जब आप किसी व्यक्ति को उसके ड्यूटी के बारे में बोलना चाहते हैं, उसके कर्तव्यों के बारे में दिखाना चाहते हैं, तो भी आप शुड और ऑट और मस्ट का यूज कर सकते हैं. जैसे यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. लेकिन ऑट का यूज जो होता है ये एक्चुअली बोल चाल की भाषा में नहीं होता है, वो रिटर्न में ही ज्यादा यूज होता है ऑट का यूज. हम ऐसा उसकी जगह हम शुड बोल लेते हैं. कभी कहते हैं ना, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. हाउ यू आर टॉकिंग टू योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर रहे हो? यू शुड टॉक टू देम रिस्पेक्टफुली. तो यहाँ पे हम शुड लगा देते हैं. लेकिन ऑड जो है वो आपका फॉर्मल इंग्लिश में आ जाता है. यू ऑट टू सर्व द नेशन, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. यहाँ पे या कर्तव्य के रूप में मस्ट भी आ जाता है. यू मस्ट save your planet, we must save our planet, we must plant a tree, या we should plant a tree. तो यहाँ कर्तव्य जब होता है अनिवार्यता के रूप में, तो भी हम जो है must, should, ought इस तरह के जो है ठीक मोडाइल ऑक्सिलरीज को यूज कर लेते हैं. अच्छा, अभी देखते हैं, एक सेंटेंस में लेती हूँ, उसको देखते हैं कैसे डिफरेंट वे में उसको हम बोल सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे मैंने can, could, may, might, shall, should, will, would, have to, need to और dare to. इसमें have to, need to और dare to ये तीन मॉडल एक्सिलरीज जो है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, तो यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ. तो ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इसको आराम से आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि एक ही सेंटेंस में ये सारे मॉडल एक्सिलरीज कैसे यूज होते हैं, है ना. किस तरह के सेंस या भाव या किस तरह का जो है सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज होता है. देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में अगर मैंने बोला यू कैन गो आउट, ठीक है. अब यू कैन गो आउट का मतलब दो तरह से हो सकता है. अगर मैंने बोला कि जो है कोई मीटिंग चल रही है और मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, तो मैं कह सकती हूं उससे यू कैन गो आउट, आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है. या फिर इस तरह भी हो सकता है कि छोटी सी जगह है, समझ में आ रहा है, जैसे या जहां से निकलना मुश्किल है, मे बी कि वो आप नहीं जा सकते उस जगह से, वो जगह बहुत पतली है, बहुत संकरी है, तो भी आप कह सकते हैं यू कैन गो आउट, आप वहां से जा सकते हैं. यानी आपके अंदर वो क्षमता है कि उस
पतली सी या जो है बहुत संकरी सी जगह से होके आप निकल सकते हैं। यू कैन गो आउट फ्रॉम हियर, ट्राई नाउ, आई एम श्योर दैट यू कैन गो आउट, आप जा सकते हैं। तो इसका मीनिंग अलग हो गया। और जब हम कहते हैं यू कैन गो आउट, इसका मतलब आपकी अब जरूरत नहीं है, आप बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह हो गया। यू कुड गो आउट, आप जो है दो तरह से हो सकता था, आप जा सकते थे लेकिन आप गए नहीं। यू कुड गो आउट एट दैट टाइम, जब मैंने बोला था कि यू कुड गो आउट लेकिन आप गए नहीं, तो यू कुड गो आउट, आप जा सकते थे। अब इसको अगर हम कुड हैव भी लगा दे, यू कुड हैव गॉट, कुड हैव नहीं लगाएंगे, तो यू कुड गो आउट, तुम जा सकते थे उस समय। तो ये अलग मीनिंग यहाँ पे हो गया। तीसरा देखिए, यू मे गो आउट, आप जा सकते हैं, यानी बहुत फॉर्मली जो है हम किसी से कह रहे हैं कि आपका इंटरव्यू खत्म हो चुका है और आपसे कुछ पूछने की जरूरत मुझको नहीं है, यू मे गो आउट, आप जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही फॉर्मली ऑफिस लैंग्वेज में मैंने किसी से बोला कि यू मे गो आउट। अब यहाँ पे देखिए, यू माइट गो आउट। अच्छा, यू मे गो आउट में एक चीज और भी हो सकती है, अगर किसी ने परमिशन मांगी है आपसे बाहर जाने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है भाई, अब यहाँ पे अंदर आप काफी देर रह चुके, यू मे गो आउट, एंड दैट पर्सन इज आस्किंग फॉर परमिशन। वो व्यक्ति कह रहा है क्या मैं बाहर चला जाऊं, तो या यू मे गो आउट। अब यहाँ पे देखिए, यू माइट गो आउट। यू माइट गो आउट का मतलब है संभावना है बहुत कम कि तुम जा सकते थे, या ना। यू माइट गो आउट, हो सकता है कि तुम जो है वो जा सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि तुम अंदर ही रहोगे, तुम जा भी सकते हो बाहर, यू नो, यू माइट गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि अंदर ही रहोगे और सारा चीज देखोगे, हो सकता है कि काफी देर नीचे अंदर काम करने के बाद आप बाहर भी जा सकते हो, सो यू माइट गो आउट। अब यहाँ पे देखिए, यू शैल गो आउट, तुम बाहर जाओगे, है ना। अब तो ये नॉर्मली हम किसी से कह रहे हैं कि यू शैल गो आउट, तुम जा सकते हो। यू शुड गो आउट, तुमको जाना चाहिए, यू शुड गो आउट। वाई यू आर सिटिंग इन साइड द रूम, यू शुड गो आउट, जाके बाहर का थोड़ी सी हवा खा के आओ, 24 घंटे कमरे के अंदर क्यों बैठे रहते हो, यू शुड गो आउट, थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए तुमको। यू विल गो आउट। अब यहाँ पे जब हम यू विल गो आउट कहते हैं, दो तरीके से बात कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं यू विल गो आउट, या हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि तुम बाहर जाओगे, ऐसा नहीं जाके सामान लेके आओ। अब जैसे माँ ने ही बोला बेटे से कि जैसा बाहर से जाके कुछ सामान खरीद के लाओ, अब बेटा कह रहा है कि नहीं माँ मैं बहुत थका हूं और मैं नहीं जाऊंगा, तब आप जो है उसको ऑर्डर के तौर पे कह सकते हैं नहीं यू विल गो आउट, मैंने बोला है तुम बाहर जाओगे। ठीक है, और नॉर्मली भी हम कह सकते हैं यू विल गो आउट, तुम बाहर जाओगे। यू वुड गो आउट, यू वुड गो आउट यहाँ पे जो है, अब ये बात हो गई। जब हम यहाँ पे यू वुड गो आउट लगा रहे हैं तो ज्यादातर ये फ्यूचर यू नो, जब हम कहते हैं यू वुड गो आउट तो इसका मतलब है हम फ्यूचर में किसी चीज की कल्पना कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि तुम बाहर जाओगे उस समय। समझ में आ रहा है? जैसे एक सेंटेंस में मैंने बोला, अगर मैं तुमसे कहूंगी कि जो है तुम सारा दिन घर में रहो, तुम मानोगे नहीं मेरी बात, यू वुड गो आउट। यानी मैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी यहाँ पे कह रही हूँ कि तुम जो है मानोगे नहीं मेरी बात। अगर मैं तुमसे कह रही हूँ कि सारा दिन घर पे रहो, तुम नहीं सुनोगे, यू वुड गो आउट, तुम बाहर जाओगे ही जाओगे। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस बैठ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हैव टू भी आपका मॉडल्स होता है, हैव के बाद टू लगा के, तो इसको जो अगर हम कहते हैं यू हैव टू गो आउट का मतलब फिर कंपल्सन होता है, तुमको जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो आउट, अब आपको बाहर जाना पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। नेक्स्ट है यू नीड टू गो आउट, तुमको जरूरत है जाने की, भाई तुम क्यों ऐसे घर में बैठे हो, सारा दिन घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू गो आउट, तुमको बाहर जाने की जरूरत है। यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, गो आउट एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, बाहर जाके डॉक्टर से बात करो, यू नीड टू गो आउट। भाई जब को काम की जरूरत है, तुमको जॉब की जरूरत है और तुम सारा दिन घर में बैठे रहते हो, यू नीड टू गो आउट, तो यहाँ पे ये नीड टू में आ गया। फिर है यू डेयर टू गो आउट, भाई तुम्हारे अंदर साहस थी, यू डेयर टू गो आउट। भाई वैसे तो उसके सामने किसी के बोल चलती नहीं है, लेकिन एटलीस्ट तुमने बोला तो, यू डेयर टू गो आउट,
तो यहाँ पे जो है आपने देखा कि मॉडल एक्सुलरीज ये डिपेंड नहीं करता, आप नहीं कह सकते कि इसमें कैन लगेगा, इसमें कुड लगेगा, इसमें माइट लगेगा। डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं और वो डिपेंड करता है कि किस रेफरेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस बोला गया है और उसी के अकॉर्डिंगली हम मॉडल एक्सुलरीज को यूज। मेक एक यूज में जो है हम जो है किसी को जो है ब्लेसिंग करना चाहते हैं तो भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे आपने बोला कि मे यू लिव लॉन्ग, है ना, या मे द स्काई फॉल ऑन यू, मतलब जब हम किसी को कर्स करना चाहते हैं कि भगवान करे कि आपके ऊपर गाज गिरे, हिंदी में कहते हैं, तो भी हम मे का यूज करते हैं। मे जो है ज्यादातर हम विश करने के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू फ्लरिश इन योर लाइफ। तो किस तरह अगर हम किसी को विश करना चाहते हैं, ब्लेसिंग करना चाहते हैं, इवन की कर्स करना चाहते हैं, तो भी हम मे का यूज कर लेते हैं।